वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल थॉट के साथ और थॉट ये कहता है आपसे कि इफ प्लान ए डिडंट वर्क द अल्फाबेट्स हैज 25 मोर लेटर्स, सो स्टे कूल। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी प्यारी बात है। देखिए कितना एनर्जेटिक कर देती है बात हमें कि हमारे पास, हम लोग बोलते हैं ना यार प्लान बी तैयार रखो। अरे प्लान बी की क्या जरूरत है भैया? सी डी ई एफ जी एच, किसने रोका है आपको प्लान्स बनाने के लिए? आपके पास 25 लेटर हैं और एक स्मार्ट पर्सन कैसे भी रुकने वाला नहीं है। अगर आपकी डेस्टिनी कुछ है, आपको कुछ अचीवमेंट्स करने, मैं पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव मैनर में बात कर रहा हूँ, तो अगर आपका आपका मन है कि आपको अधिकारी बनना है, आपको सक्सेस अचीव करनी है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी। आपके पास बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, बस आपको फर्म डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य को देखना है और बस सोचना है कि मैं किस तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। और अगर ये झील है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपसे आपकी डेस्टिनी को जो चुरा ले, आपसे आपका लक्ष्य कोई छीन ले, ये संभव ही नहीं। चलिए इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आयरन डोम क्या है जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो आयरन डोम है, आयरन डोम एक पैटर्न है। ये किसका पैटर्न है? इजराइल का। इजराइल का एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये कैसे काम करेगा? ये सुरक्षा कवच कैसे काम करेगा? एक्चुअली जैसे आप देखते हैं ना कि आपके पास एक मिसाइल सिस्टम होता है, आपके देश के ऊपर किसी ने मिसाइल को दागा है और वो जो मिसाइल दागी गई है वो आपके देश को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसलिए आप क्या करते हैं? उसको काउंटर करते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए इजराइल के पास जो मैकेनिज्म है, इजराइल के पास जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं? वो यूज़ करते हैं आयरन डोम का। और आयरन डोम में होता ये है कि पहले वो ये देखते हैं कि ये मिसाइल जो हमारे दुश्मन ने डाली है, वो मिसाइल कहाँ जाने वाली है। और जब वो देखते हैं कि वो मिसाइल उनके किसी ऐसे एरिया में जा रही है जहाँ पर उन्हें भारी नुकसान होने वाला है, यानी रिहायशी इलाके में, तो वो क्या करते हैं? उसे ज़मीन पर गिरने से पहले ही मार देते हैं। बट ऑब्वियस है, आप समझ गए होंगे ये कैसे काम करती है। यानी कि ये एक शील्ड है, एक कवच है जो इज़राइल को बचाता है इस प्रणाली के द्वारा। और इस सिस्टम में होता क्या है? ये सिस्टम ये अंदाज़ा लगा लेता है, यानी इंटरसेप्ट कर लेता है कि ये मिसाइल कहाँ गिरने वाली है। और इसको इंटरसेप्ट करने के बाद वो क्या करते हैं? वो उसके ऊपर एक काउंटर अटैक करते हैं और हवा में ही उसको मार गिराते हैं। देखिए बहुत बढ़िया सिस्टम है अपने आप में कि दुश्मन आपके देश को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये सिस्टम है जिसके द्वारा मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये आप जो मिसाइल आती है इनके ऊपर जो हमास ने मिसाइलें दागी, तो उसको ये रास्ते में ही क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो ये वाली बात क्लियर होती है आपको। अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत जैसे देश के पास भी ये सिस्टम होना चाहिए। जैसे हमारी जो सुरक्षा है वो सुरक्षा चाक चौबंद हो। मतलब हमारे पास भी काफ़ी टेक्निक्स हैं, लेकिन और बेहतर और अच्छी टेक्निक्स हमारे पास होनी चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा था इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल नर्सेस डे। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि मॉडर्न साइंसेज में जो संस्थापक रही हैं, यानी मॉडर्न नर्सेज की, मॉडर्न साइंस में जो नर्सेज हैं उसकी जो संस्थापक रही हैं वो कौन रही हैं? वो रही हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ही जन्म शती पर या जयंती पर, के जयंती के अवसर पर ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा
मनाया जाने लगा। और कब से मनाया जा रहा है? सन 1965 से लगातार इसको मनाया जा रहा है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसका थीम क्या है। इसका थीम है अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो ये इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम है और आप ये देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया था। इन पिक्चर्स हाउ इंडिया एंड अदर कंट्रीज सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो ये बात कब की है? 12 मई की है। ठीक है। ऑन द ओकेजन द नर्सेस स्टाफ इन NMMC नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टुक एन oath. The oath is known as the Nightingale Pledge, named in honor of the Florence Nightingale, a modified version of the Hippocratic Oath. ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये जो है ये किसका है? ये है आपका इंटरनेशनल नर्सेस डे के बारे में। इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एटमैन AI जो है वो उसे बनाने वाला कौन है? तो मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एल्गोरिथम है उसकी सहायता से, यानी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए DRDO ने इसको विकसित किया है। और इसका फ़ायदा क्या है? जैसे दूर दराज के इलाके में जहाँ पर हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे चेस्ट में इन्फेक्शन है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो उसके लिए एक एल्गोरिथम है। और इसकी मदद से क्या किया जाता है? इसकी मदद से चेक किया जाता है कि अगर कोई पेशेंट है तो उस पेशेंट को कितना प्रतिशत इन्फेक्शन है, जिसके बिहाफ पर आप उसको क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो DRDO सेंटर फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द रोबोटिक्स, जिसे हम केयर के नाम से जानते हैं, केयर हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड COVID-19 डिटेक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द एटमैन can detect the level of infection by using the chest X-ray। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या है, और ये आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। DRDO develops the artificial intelligence algorithm to detect COVID-19 presence from the chest X-rays. It can be very useful tool, especially in the smaller towns in our country, owing to lack of easy access to CT scans. In a development expected to help the diagnose COVID-19 in suspected patients faster the defense research। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का स्विट्जरलैंड के साथ कौन सा इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग अभी हाल ही में संपन्न हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल डायलॉग समिट के दौरान ये आपका 4th राउंड था, 4th समिट थी जो आपका किया गया भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच में। और बट ऑब्वियस है कि उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसके लिए मुझे स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि इन्फॉर्मेटिव आपका एक वीडियो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो जाता है, किसे ग्रीन एजेंसी अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया? तो किसे दिया गया? ये इरेडा को दिया गया। इरेडा IREDA, इरेडा जो है इसको आपका ग्रीन एनर्जी अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जीता है? तो इसे जीतने वाले कौन हैं? इसे जीतने वाली हैं डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिल्स्टेड। तो आप ये देख सकती हैं, ये है थिल्स्टेड, और थिल्स्टेड के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग है, और वो क्या है? शकुंतला हरक-सिंह थिल्स्टेड, द ट्रिनिडाड एंड Tobago and Denmark. Dr. Shakuntala Haraksingh Thielsted, native of Trinidad and Tobago and the citizen of the Denmark, will receive the 2021 World Food Prize for her groundbreaking research, critical insights, and landmark innovations in developing the holistic, nutrition-sensitive approaches to aquaculture and food systems. By bringing together interdisciplinary and international collaborators, she drove transformations in aquatic food system to deliver the improved nutrition, resilient ecosystem, and secure the livelihood for the millions of vulnerable people across the globe. बड़ी प्यारी न्यूज़ है शकुंतला हरकिशन थिल्स्टेड के बारे में, तो आपको समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्विटर ने अभी हाल ही में एक हेल्प किया है, एक रिलीफ फंड प्रदान किया है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए भारत के लिए, और वो कितना है? वो है आपका $15 मिलियन
डॉलर, $15 मिलियन, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके लिए 3 एनजीओ सामने आई। और वो 3 एनजीओ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? केयर है जिसने कि 10 मिलियन प्रोवाइड किया, 10 मिलियन, और आपका एड इंडिया ने $2.5 मिलियन, सेवा इंटरनेशनल जिसने 2.5 मिलियन प्रोवाइड किया है। अब मैं आपको बता दूं इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? वो हैं जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी। तो ये आपका फंड प्रोवाइड किया गया है। किसके लिए फंड प्रोवाइड किया गया है? भारत के लिए, जिससे कि भारत में जो पेंडेमिक के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, उसमें पेंडेमिक से जूझने के लिए भारत को स्ट्रेथन किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से लोग हेल्प कर रहे हैं। और ये वास्तव में एक बहुत बहुत कड़ा समय है और हम सब लोगों को मिलकर भी अपने लेवल से प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये नहीं है कि मैं 10 लोगों को, 100 लोगों को या 1000 लोगों को मदद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब ये है कि मेरी इंटेंशन अगर है, अगर मैं एक आदमी को भी हेल्प करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने लोग हैं। हम 130 करोड़ के आसपास लोग हैं। और हम अगर 130 करोड़ लोग कोशिश करेंगे, या मान लीजिए कि 50 करोड़ लोगों ने भी मेहनत की, तो हम पूरे के पूरे भारत को हेल्प आउट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए, जिससे जो हेल्प बन पड़ती है तो वो प्रयास करे, और प्रयास करके वो कोशिश करे कि भारत को इस पेंडेमिक से निकाला जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आप देख सकते हैं ट्विटर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग जियान, Twitter has donated the USD 15 million to help address the COVID-19 crisis in India, which is battling the unprecedented second wave of the deadly pandemic. The Twitter CEO Jack Patrick Dorsey on Monday tweeted that the amount has been donated to the 3 non-governmental organizations. You know well, the NGO is known as a non-governmental organization, which is the CARE, Air India, and the Seva International USA. While CARE has been given the USD 10 million, Aid India, Seva International USA have received USD 2.5 million each. मैं बता चुका हूँ। और अब आप आगे बढ़ सकते हैं। फ्री फूड डिलीवरी ऐप, बड़ा आसान सा प्रश्न है, एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। सेवा आहार कोविड-19 मरीजों के लिए किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये तेलंगाना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड जो है लाइव वायर, ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च करने वाले कौन है? ये है हार्ले डेविडसन। आपने सुना होगा, बड़ी प्यारी सी बाइक होती है इनकी, और बस थोड़ी कॉस्टली है, अपने बजट से थोड़ी बाहर है, लेकिन बड़ी खूबसूरत बाइक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बैंक के द्वारा माइक्रोसाइट लॉन्च किया गया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया। इसमें क्या है कि स्टाफ को सुविधा प्रदान करने के लिए, जैसे कि प्लाज्मा डोनेशन की बात होती है और वेरियस ऑफ थिंग्स के लिए ये हेल्प आउट किया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चंस आप इंफॉर्मेटिव हैं। बस है क्या, मैं कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो काफ़ी क्वेश्चंस कलेक्ट हो गए हैं। तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन एक साथ डिलीवर नहीं कर सकता, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो प्लीज़ कीप अपडेटेड। बीजे वॉटलिंग जो रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा हाल ही में की है। तो मैं आपको बता दूं कि वो किस देश से हैं। वो हैं आपके न्यूजीलैंड से। आपको पता होगा वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, जो कि क्या हैं, विकेट कीपर रहे हैं। ये हैं आपके वॉटलिंग, बीजे वॉटलिंग, जिन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। किसके साथ? क्रिकेट से, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। लेकिन उन्होंने कहा कोच की भूमिका के लिए मैं तैयार हूं, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं कोच की भूमिका के लिए तैयार रहूंगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, इसके बारे में डिटेल बाद में करेंगे। किस बैंक ने अभी हाल ही में आई चूज माई नंबर फीचर लॉन्च किया है? यानी जैसे हम अपनी करंट अकाउंट को खोलने जा रहे हैं, तो मैं क्या नंबर अपना लेना चाहता हूं, क्या मुझे पसंद है, तो वो मैं कर सकता हूं। ये एक फीचर दिया है एक बैंक ने, जिसका नाम क्या है? जन स्मॉल फाइनेंस, ये नाम है इस बैंक का। तो मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अजय कमल है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु है। फाउंडेड, बना कब है? 24 जुलाई सन 2006 में, और इसका टैगलाइन है पैसे की कद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी बात वॉटलिंग के बारे में। Watling said he is looking forward to spending time with family. The Watling is open to coach roles in post-retirement life. The New Zealand wicketkeeper batsman B.J. Watling said
his body is feeling good and physical aspect of the game was not the missing here part behind him announcing the retirement from the competitive cricket. Watling, who is recently became the father for the second time, said he has a decision to spend more time with his family. यानी अपने पर्सनल रीजन से वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे? वो रिटायर होने वाले हैं जब इंग्लैंड टूर के बाद। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल में इतनी नॉलेज काफ़ी होगी इसके लिए, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने हाल ही में किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। किसको किया गया है? जॉस जे कटूर को। और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, बजट डिपार्टमेंट, राजभाषा डिपार्टमेंट, इन सबको देखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई में क्या होता है, एक मेन गवर्नर होते हैं और 4 होते हैं डिप्यूटी गवर्नर, और वो मिलकर के एक आपकी कोर कमेटी बनाते हैं। और वो जो कमेटी है उसमें कौन कौन शामिल, उनके नाम गिवन है आपको। आरबीआई गवर्नर, जिन्हें हम जानते हैं शक्तिकांत दास के रूप में, वो 25वें गवर्नर बने हैं। और पहले डिप्यूटी गवर्नर हमारी कौन है? मिस्टर M.K. जैन। और जो सेकंड है वो मिस्टर पात्रा हैं। थर्ड नंबर पर राजेश्वर राव हैं। और फोर्थ हैं टीबी रविशंकर, जो अभी हाल ही में बने हैं जब कानूनगो जी रिटायर हुए उसके बाद। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी नॉलेज काफ़ी होगी इसके लिए। आप देख सकते हैं ये है आपका आरबीआई अपॉइंट द जॉस जे कटूर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलिए, ये है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड द जोस जे कटूर एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी। द सेंट्रल बैंक सेड in a statement on Monday that prior to being promoted as ED, Mr. Katoor was heading the Bengaluru regional office of the Reserve Bank as regional director of the Karnataka. He will look after the human resource management department, corporate strategy, and the budget department. The Rajya Sabha department. Mr. Katoor has over a span of 3 decades served in communication, human resource management, financial inclusion, supervision, currency management and other areas in the Reserve Bank. यानी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। आगे आता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो मैं आपको बता दूँ, ये मनाया गया है 11 मई को। और आपको याद होगा 1998 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, और मुझे याद है मैं दिल्ली में था और वो जश्न जैसा माहौल था। और उस वक्त हुआ क्या था कि राजस्थान में पोखरण सेकंड हुआ था। पोखरण सेकंड क्या था? यानी इसका मतलब पोखरण फर्स्ट हो चुका था उससे पहले। बिल्कुल, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में हुआ था आपका पोखरण फर्स्ट। काफ़ी आपको पता होगा कि कोई भी देश, जो विकसित देश थे, वो नहीं चाहते थे भारत या भारत जैसे जो विकासशील देश हैं वो परमाणु संपन्न बने, परमाणु शक्ति बने। और इसके लिए वो क्या करते थे? वो लोग सैंक्शंस लगा देते थे। मुझे अच्छे से याद है 1998 जो मेरे सामने की घटना है, मुझे याद है कि तब सैंक्शंस लगे थे जब प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। और हुआ क्या था उसमें कि 11 से लेकर 13 मई के बीच में 3 परीक्षण किए गए थे। और वो परीक्षण अलग अलग कैपेसिटी ऑफ एटम बम्स थे। तो उनके बेसिस पर हम लोग क्या बन गए थे? उस दिन से उसकी याद में हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था कुछ, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन शक्ति। इसमें कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति जो आपके APJ अब्दुल कलाम थे, तो उनको, और साथ ही में P चिदम्बरम, इनके ऊपर शायद थी, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे। ठीक है, जिन्हें की ऑपरेशन शक्ति हमने नाम दिया है। ठीक है, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बता दूं, जो आपके APJ अब्दुल कलाम थे तो उन्हें यहाँ पर एक कोड नेम दिया गया था जिसका नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। ये एक कोड नेमिंग था उनके लिए। और जैसा मैंने आपसे बताया कि इससे पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में ऐसा हो चुका था। वो हुआ था 18 मई सन 1974 में, 1974 में, जिसे पोखरण 1 नाम दिया गया था। और इसको अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एक शॉर्ट नोट के रूप में, या कि हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए मेंस के क्वेश्चन से, कहीं लिंक कर दिया जाए इसमें,
वो पूछ सकते हैं इसमें डिटेलिंग। तो मैं आपको बता दूं, उस कार्यक्रम को जो पोखरण 1 हुआ था उसे कहा गया था स्माइलिंग बुद्धा। यह हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेंगे स्माइलिंग बुद्धा क्या था, तो 1 नंबर में तो आप समझ लीजिए कि वो क्या था, वो पोखरण फर्स्ट था। ठीक है, वो पहला प्रयास था भारत का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी होगा आपके लिए। ये आपका एक सिंबल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के लिए। सॉरी, भारत की किस झील में फ्लोटिंग एम्बुलेंस की शुरुआत हुई थी या शुरुआत हुई है? तो मैं आपको बता दूं, जो फ्लोटिंग झील की बात है तो आपको याद होगा कि डल झील के बारे में, डल झील या झेलम में आपने सुना हो तो वहाँ पर क्या होती हैं, वहाँ पर हाउस बोट होती हैं झेलम में, और यहाँ पे आपकी जो होती हैं शिकारा, आपने सुना होगा शिकारा डल झील में। तो जो शिकारा है उसे किसी व्यक्ति ने अपने लेवल से क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया उसमें क्या कहते हैं एम्बुलेंस फॉर्म में, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड एरिया है और उस रीजन के अंदर हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और हिल एरिया है, तो आसानी से मूवमेंट भी संभव नहीं है। तो मैं व्यक्ति का नाम भूल गया हूँ, मैंने न्यूज़पेपर रीड किया तो उसमें नाम लिखा था, किसी ने पर्सनल लेवल पर उसको बनाया और उसके बाद क्या हुआ, बहुत से लोगों ने ऐसा काम किया और वहाँ पर शुरू हो गया है एक काम जिसे कहते हैं फ्लोटिंग एम्बुलेंस। कहाँ हुआ है? डल झील में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल अक्सा, अल अक्सा क्या है? ये पुरातात्विक स्थल किस देश में? सबको पता होगा आज की डेट में। अल अक्सा कहाँ पर है? ये इज़राइल में है। कहाँ पर है? ये इज़राइल में है और ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अल अक्सा मॉस्क जो है तो ये आपका कहाँ पर है? इज़राइल में है, जिसका मीनिंग क्या होता है? अरेबियन वर्ड है जिसका मीनिंग है द फार्देस्ट मॉस्क। ये जो सबसे दूर वाली मॉस्क थी और लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ द जेरूसलम इज द थर्ड हॉलिएस्ट साइट इन द इस्लाम। द मॉस्क was built on top of the टेम्पल माउंट। आपको याद आ रहा होगा टेम्पल माउंट, अभी 2-4 दिन पहले हमने पढ़ाया था आपको। तो ये यहूदियों का एक उनकी भी श्रद्धा का विषय। वहाँ पे कोई संत थे शायद, मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले इसके बारे में बताया था। तो आप समझ सकते हैं, देखिए यहूदियों की भी श्रद्धा का क्षेत्र है और साथ ही में आपके मुस्लिम्स की भी श्रद्धा का क्षेत्र है, यानी अरेबियन कंट्रीज़ की। तो दोनों के लिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है। वो एरिया दोनों के लिए धार्मिक रूप से दोनों की भावनाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। तो बट ओबियस है वहाँ पर आजकल थोड़ा सा बैटल चल रहा है, आपको पता होगा उसके बारे में। तो टेम्पल माउंट नोन एज द अल अक्सा कंपाउंड ऑल हरम एश शरीफ इन इस्लाम। तो मुस्लिम बिलीव दैट द मोहम्मद वॉज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का। वो मक्का से यहाँ पर आते थे टू द अल अक्सा ड्यूरिंग द नाइट journey. Islamic tradition holds that the Muhammad led prayers toward the site until the 16th and the 17th month after his migration from the Mecca to Medina, when Allah directed him to turn towards the Kaaba in Mecca. तो बड़ी important place है दोनों के लिए। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जेरूसलम जो है वो बहुत लंबे समय से एक ऐसा मतलब हॉट प्लेस है जहाँ पर गाहे बगाहे लड़ाई होती रहती है और ये अभी चल रही है। लेकिन मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मन लगा के, लेकिन अभी के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द जेरूसलम्स अक्सा मॉस्क इज एन अरब इजरायली फ्यूज। अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम। हियर आर सम बेसिक्स ऑन द मॉस्क कंपाउंड फ्रॉम इट्स इम्पॉर्टेंस over the countries for 3 major religions to why it is such a flash point today। बट मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अभी इसको डिटेलिंग करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और षणमुगम सुंदरम को किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और षणमुगम सुंदरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टॉप लेवल पर कौन है? चाइना है और ई कचरे में भी इसका स्थान प्रथम ही आता है। चलिए खैर, सेकंड नंबर पर कौन है? अमेरिका। सेकंड नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर आता है भारत। और मैं आपको क्लैरिटी कर देता हूं कि चाइना जो है वो 27% कर रहा है और हमारा अमेरिका 11%, भारत भाई साहब कर रहे हैं 6.6%। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में? और
Shanmugam Sundaram के बारे में is new advocate general in Tamil Nadu, the Chennai, the TMK's former Rajya Sabha member and designated the senior advocate R. Shanmugam Sundaram is the new advocate general of Tamil Nadu. The veteran prosecutor had served as state public prosecutor from 1996 to 2001. This is the first of a series of appointment of law officers to be made in Tamil Nadu in coming weeks. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स डेटर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में सरकारी प्रक्रिया और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए लोकल लेवल पर, आप लोकल लेवल समझते होंगे, तो लोकल लेवल पर कोविड महामारी का प्रबंधन करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा बेंगलुरु में वार्ड स्तर पर एक केंद्रीकृत गंभीर रोगियों के लिए आपातकालीन एक प्रक्रिया है। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन ट्रायल्स एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स कहा गया है। आई थिंक इतना काफ़ी होगा और अगर कुछ कमी रह गई तो स्पेशल वीडियो आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुप्त प्राय प्रजाति माउंट बोंगो जो है वहाँ पर एक शिशु का जन्म हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा ये अभी मैंने 2-4 दिन पहले आपको न्यूज़ लिया था, और ये क्या है, क्रिटिकली डेंजर्ड में आता है, रेड लिस्ट में, और इसके साथ इसमें अभी एक बच्चे का जन्म हुआ है। और वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है पोलैंड में। पोलैंड कहाँ है पता होगा आपको, यूरोप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए फेज़ 2 एंड फेज़ 3 के लिए CDSCO की कोविड-19 एक्सपर्ट समिति ने अभी उसकी सिफारिश की है, तो ये कोवैक्सीन है। क्या है? कोवैक्सीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो CEO नामित किया गया वो किसको किया गया है? पदम कुमार एम नैयर को किया गया है, और ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा प्रदान करने के लिए कोविड वैन या कोवी वैन प्रारंभ करने वाली कौन सी राज्य सरकार है? तो ये है दिल्ली पुलिस, कोवी वैन। अगला आता है कि एस्पर्जर सिंड्रोम क्या है? ये हाल ही में चर्चा का विषय, 2 या 3 दिन पहले की बात है कि जो आपके स्पेसएक्स के मालिक हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं थोड़ा सा मतलब अलग तरीके की प्रकृति का आदमी, और इसीलिए मैं ऐसे निर्णय ले पाता हूँ। एक बहुत लंबा चौड़ा उनका एक आर्टिकल था जो मैंने पढ़ा, तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए। जो अरबपति हैं आपके एलन मस्क, उन्होंने घोषणा की कि उन्हें एस्पर्जर्स सिंड्रोम है, और ये एक ऐसा मनोविकार है जिससे कि लोगों में सामाजिक रिश्तों के निर्माण में प्रॉब्लम आती है। बट ऑब्वियस है वो एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने के लिए जो एक सोशल इंजीनियरिंग है उसमें वो लोग उतने कामयाब नहीं होते। तो बट ऑब्वियस है कि वो आत्ममुखी हैं या वो कुछ अलग तरह से सोचते हैं, उन्हें अलग तरह से चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उनका कहना यही था कि आप क्या समझते हैं कि मैं इतने इस मुकाम पर पहुंच गया हूं क्योंकि मेरे देखने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं अलग तरीके से चीज़ों को सोचता हूं। चलिए, तो ये है क्या? ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से संबंधित है जो किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से बाधित कर देता है। इस विकार का नाम जर्मन चिकित्सक हैंस एस्पर्जर के नाम पर रखा गया है, जो इसके बारे में पहली बार जिन्होंने इसका वर्णन किया 1944, और वर्ष 2013 में ये मानसिक विकार DSM-5 के नैदानिक और सांख्यिकी मैनुअल में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के रूप में इसके निदान का हिस्सा बना। चलिए, खैर मैं और डिटेलिंग करनी थी मुझे, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन क्या है और इसके बारे में आपको बताएं, तो जल जीवन मिशन के बारे में बहुत डिटेल की बजाय आपको ज़्यादा अच्छा रहता कि क्वेश्चन में होता कि घर घर जल पहुँचाने का जो कार्यक्रम है, मतलब घर घर जल पहुँचाने का जो कार्यक्रम था, नल के द्वारा जल पहुँचाना, तो वो कार्यक्रम जो था ये एक केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही है। इसमें क्या है कि हर एक ग्रामीण घर तक पानी को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, और ऐसा करने वाला अभी चौथा जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो कौन है? वो पुदुचेरी है, और इससे पहले भी हाल ही में आई थिंक अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, और ऐसे करके 4 प्लेस हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ अगर कंटेंट पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।